फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। हम लोग इसकी भी इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपीज में। आपके पास 2 आयरन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आयरन ब्लॉक्स हैं। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना फिगर, ऐसे ही कुछ बनना चाहिए, ठीक है। एक ये रहा, एक ऐसे दिखा दिया बना के। साइज सेम है, साइज सेम है, ठीक। इसका टेम्परेचर T1 दे रखा है आपको, इसका टेम्परेचर आपको T2 दे रखा है, ठीक है। इसकी हीट कैपेसिटी C है तो इसकी भी C होगी, आयरन सेम है दोनों में, ठीक है। तो T1 है, T2 है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को दम पास लिया, मतलब चिपका दिया, मान लो ऐसे बगल में रख दिया, टच कराते हुए फीलिंग दिलाते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है लगभग, चलिए ऐसे रख दिया दोनों को, ठीक है, ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन अटेन हो, थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आके हो जाए, जो भी हो थर्मल इक्विलिब्रियम हो। तो आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान बताना है, क्या बताना है, डेल्टा एस क्या होगा इस पूरे प्रोसेस के इंटरवल में, डेल्टा एस क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्लीज ट्राई करिए। 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों का साइज सेम है, दोनों आयरन के हैं। अब दोनों आयरन के हैं, दोनों की हीट कैपेसिटी आपको सीधे रखी है। एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है। इनको जब मैंने पास मिलाया ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो इन दोनों का, तो आपको डेल्टा एस बताना है क्या होगा। ट्राई करिए, चलिए ट्राई कर लिया होगा। आई होप मेरी बारी आ चुकी है। चलिए, तो सबसे पहली बात अपने देखो कंसेप्ट को निकालो, कहाँ से डेल्टा एस पूछा जा रहा है। डेल्टा एस के मैं पहले फॉर्मूलेस देखूंगा मुझे क्या क्या आते हैं। तो देखो डेल्टा एस के आपको 2 दिन ज़्यादा नहीं है, DQ अपॉन T DS इज इक्वल टू, एक ये फॉर्मूला आपको पता है, दूसरा फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। एक ही वाला फॉर्मूला, एक ही वाला फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए आपके हिसाब से? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग कुछ गैस फ्री एनर्जी चेंज पे रिएक्शन तो हो नहीं रही है, तो ये वाला फॉर्मूला है, होता है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो एक टेम्परेचर भी दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अप्रोप्रिएट लग रहा है हमें यहाँ पे, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई गैस फ्री एनर्जी चेंज की कोई बात नहीं हुई है, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम अभी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो चीज़ें हैं वो शायद हमको दे रखी हैं, कुछ अगर कंबाइन हो रहे तो कुछ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, DQ, एक टेम्परेचर वो दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है। अब इस फॉर्मूले को लगाएं कैसे, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। तो प्लीज एक बार और मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, ट्राई करिए। तो हो गया, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। तो ये जो DS होता है, ये DQ/T होता है, इसको थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आके अच्छे से लिखते हैं। DQ को आप लोग DU/T और DW/T कैसे लिख सकते हैं? by DQ is equal to DU plus DW according to first law of thermodynamics। इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। DS is equal to DU/T plus P dV/T। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, आराम से कर रहे हैं। अच्छा, अब बात समझता हूँ, गैस, जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो क्या होता है, अब आपको पता है, मतलब पढ़ते हो, छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन ध्यान देने वाली कि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब गैसेस की वॉल्यूम आराम से चेंज हो सकती है, कंप्रेसिबल आराम से कंप्रेस हो सकती हैं। तो गैसेस के अगर हम बात करते हैं तो इस टर्म का एक सिग्निफिकेंस होता है PdV/T का, है ना। लेकिन जब हम लोग सॉलिड्स की और लिक्विड्स की बात करते हैं, देखिएगा, सॉलिड्स की और लिक्विड्स की बात करते हैं, तो भाई सॉलिड्स तो वैली अब जानते हो लीस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स तो बिल्कुल नहीं होते, लिक्विड्स भी बहुत कम होती हैं। तो इन दोनों के केस में इस टर्म का सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये 0 हो जाता है, क्योंकि DV आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, मतलब DV होता ही नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो DV इज इक्वल टू चुपचाप से आपका 0 आता है इन दोनों के केसेस में, ठीक है।
तो ये वाला टर्म हट जाएगा, तो हमारे पास जो ये बात समझ आई ना, तो ds जो बचेगा वो चुपचाप से आपके पास du बाई टी बचेगा। तो हमारा सिर्फ खेल यहाँ पे है। तो अगर हम इस चीज़ को अब रिलेट कर पाए यहाँ से अपने प्रोसेस से जो हो रहा है, तो हम लोग काम कर सकते हैं आगे का। अब बात समझो, du का हमको क्या फॉर्मूला पता होता है भाई? du का गैसेस में आपको फॉर्मूला होता है CVDT होता है या CPDT होता है। ऑफ कोर्स मोलर, तो एक मोल मतलब मोलर मोल्स की दिक्कत नहीं है कि एक सब्सटेंस है, एक मोल वोल का बात तो है होनी नहीं यहाँ पे। फिलहाल अगर आप मोलर एक मोल की बात करते हैं गैसेस में, तो ऐसा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, तो चुपचाप से जहाँ पे ये हीट कैपेसिटी है, चुपचाप से आप यहाँ पे du = CdT कर लीजिए, ठीक। क्योंकि सॉलिड्स में CvCp तो होता नहीं है, एक हीट कैपेसिटी है जो कि आपको दे रखी है, C कहाँ दे रखा है ये, तो du = CdT यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम बात करें टीएस की, ये CdT/T है। यहाँ से देखोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, डेल्टा एस जो आएगा, सी कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, फिर T1 से कुछ T2 पे मान लेते हैं, अरे T1 T2 यहाँ भी ले रखा है, तो T1 डैश से T2 डैश पे ले जाते हैं, तो सी एल है T2 डैश अपॉन T1 डैश, ये यहाँ पे रिलेशन आता है यहाँ पे, तो ये हमारे काम का है, नोट कर लीजिए। इस सवाल को इसी से हम लोग को हैंडल करना है। हो गया? चलिए अब मेरी बात, आप भी कर लीजिए। चल अब ध्यान से सुनना, ये मेरा पद T1 है, T2 है, C है। अब बात करते हैं अपने बेसिक जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। भाई सीधी सी बात, चल तो एक ब्लॉक T1 पे है, वो कितनी हीट देगा भाई? दोनों जब जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली एक टेम्परेचर आएगा, उसे T मान लो। अब भाई फिजिक्स वाला है जो क्लास 10 में पढ़ते नहीं हो, फिजिक्स के बेसिक चीज़ें, हीट कैपेसिटी वाला कंसेप्ट वो लगना है, तो उस टेम्परेचर को निकालते हैं। तो इस ब्लॉक मान लो थोड़ी देर के लिए कि T1 ग्रेटर देन T2 है। अब T2 को भी ग्रेटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर में मान लेता हूँ ऐसा कुछ हुआ, T हुआ, तो इसने कितनी हीट दी? हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, यही होता है। इसने जितनी हीट दी उसने इतनी हीट पकड़ी, सी टी माइनस T2, सी से सी कटा, T1 प्लस T2 अपॉन 2, यहाँ से 2 आएगा, 2T उधर जाएगा तो T, तो आपका T जो आ रहा है वो T1 प्लस T2 अपॉन 2 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो फाइनल टेम्परेचर इसके लिए T हो रहा है, इसके लिए T हो रहा है। अच्छा, डेल्टा एस इसके लिए एक निकाल लो, फिर डेल्टा एस इसके लिए निकाल लो, और ओवरऑल डेल्टा एस क्या होगा? इन दोनों का एडिशन। ऐसे तो करते हो ना डेल्टा एस। चलिए तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, करें? चलिए ये रखो, देखो तो भाई पहले ब्लॉक के लिए डेल्टा एस लगाइए, डेल्टा S1 सी एल एन, फाइनल टेम्परेचर आपका T1 प्लस T2 अपॉन 2, इनिशियल टेम्परेचर T1 था। डेल्टा S2 बात करते हैं, सी एल एन, फाइनल टेम्परेचर आपका T1 प्लस T2 बाई 2 और इनिशियल टेम्परेचर T2 था दूसरे ब्लॉक के लिए। ओवरऑल डेल्टा एस निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, इन दोनों को ऐड करोगे तो C कॉमन आ जाएगा, है ना। फिर C कॉमन लेके इन दोनों ln को जोड़ोगे, बेस E है तो आराम से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऐसा कुछ आएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 2T1 इंटू 2T2, 4T1 T2, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक। तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है अच्छी बात है, कंसेप्ट पकड़ पा रहा है वो। कैसे कैसे हम लोग लेते हुए आए, बात समझने वाली। सॉलिड्स और लिक्विड्स का पर्टिकुलर केस लिया जहाँ पे ये टर्म के सिग्निफिकेंस कम हो जाती है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स आपके कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, लीस्ट कंप्रेसिबल मानते हैं, तो वहाँ पे डीवी टर्म को लोग जीरो ले लेते हैं, वहाँ से लोग आगे आगे ऐसा करते चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बोर्ड ऑफ कर दिया आपकी। अब हम लोग बात करते हैं जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक मैंने कल लास्ट वीडियो में टॉपिक आखिरी में दिया था, उसको थोड़ा आगे देखते हैं, वापस से उसी पे सवाल देखते हैं, तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो देखिएगा ध्यान से।
आपको इस प्रोसेस का डेल्टा जी बताना है क्या होगा, ट्राई करिए। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो यहाँ देख ले, ये भी सवाल एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। अब फिलहाल अभी तक जेई में ऐसे सवाल ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन आने के चांसेस हैं, तो देख लेते हैं। तो चलिए, आई होप ट्राई कर लिया होगा। तो जैसे कि अगर लास्ट वीडियो देखिए तो समझ में आएगा, नहीं भी आएगा तो यहाँ पर समझा देते हैं कि फेस चेंज के दौरान आपका डेल्टा जी जीरो होता है। तो बात जानते हो कि जैसे अगर एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक सॉलिड मेल्ट कर रहा है लिक्विड में, तो उस प्रोसेस के दौरान डेल्टा जी जीरो होता है। भाई इक्विलिब्रियम प्रोसेस स्टैब्लिश होता है। अब समझो इक्विलिब्रियम में आपका डेल्टा ई भी जीरो होता है, डेल्टा जी भी जीरो होता है। इक्विलिब्रियम के दौरान तो दोनों जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट की बात नहीं कर रहे हैं, डेल्टा जी नॉट डेल्टा ई नॉट की हम बात नहीं कर रहे हैं, डेल्टा जी और डेल्टा ई जीरो होता है। तो फेस चेंज इसको हम दो स्टेप्स में तोड़ेंगे। जैसे देखिएगा, पहला स्टेप आपका बनेगा H2 लिक्विड 27 डिग्री सेल्सियस 15 एटीएम। इस प्रोसेस का डेल्टा जी1 में मान लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा जी आपका डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 आएगा। जब मैं दो स्टेप्स में तोड़ूंगा तो ओवरऑल डेल्टा जी दोनों स्टेप्स का डेल्टा जी ऐड हो जाएगा। तो पहले स्टेप में जब मैंने तोड़ा तो मैंने सिर्फ इसका फेस चेंज किया, टेम्परेचर को वैसे रखा। अब यहां से मैं दूसरा स्टेप लेता हूं, डेल्टा जी2 हो गया इस प्रोसेस का, गिव्स टू एनर्जी चेंज। यहां से आपका मैंने सॉलिड 27 डिग्री सेल्सियस प्रेशर को वेरी करा दिया। इन दोनों प्रोसेस को जोड़ोगे तो अल्टीमेटली वही आएगा। पहले आपने लिक्विड से सॉलिड किया उसी प्रेशर पे, फिर सॉलिड से सॉलिड प्रेशर बढ़ा दिया। तो अब इन दोनों का जैसे कि मैंने बताया पिछली वीडियो जाके देखिएगा, इसका तो जीरो होगा। इसका कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसी पे फॉर्मूला देखना कैसे आया तो पिछली वीडियो जाके देखिए, काफी अच्छे से पूरा एक्सप्लेन डिराइव किया है मैंने फॉर्मूला। देखो 2 मिनट में कैसे करोगे डेल्टा जी 2 वाला है ना, एन तो दे नहीं रखा, चलो एन मान लो। आर टी मैंने 27 रखा 300, एल एन पी टू क्या है 30, पी वन क्या है 15, 51 15 हो गया। तो ये आपका आंसर आ रहा है। देखो डेल्टा जी वन जीरो है, तो डेल्टा जी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है एन आर टी एल एन 2, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप इस चीज़ से जो समझना चाह रहे थे, जो सीखना चाह रहे थे, क्या सीखना चाह रहे थे कि अगर बाई चांस पेपर में हम लोग के पास सॉलिड्स लिक्विड्स आ जाएं तो वहाँ पे सिर्फ चुपचाप हमको इतना याद रखना है कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। डीवी जो वर्क डन होता है जीरो होता है। तो डी एस का जो एक फॉर्मूला बनता है उस केस में वो आपका डी यू बाई टी बन जाता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में, ठीक है। तो आई होप ये बात आप याद रखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।